आदमी अपने दुख प्रॉब्लम्स वो किसी को बता क्यों नहीं पाता? 70% देखिए आप मेंस जो हो रहे हैं उनको हार्ट अटैक से हो रहा है क्योंकि वो अपने इमोशंस बाहर नहीं ओपन अप हो पा रहे हैं। हमारे पापा भी ऐसे ही थे, हमारे दादा भी ऐसे, उन्होंने देखा है मेन पावर है वो कभी कहते हैं ना झुकेगा नहीं। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? उसे इनबिल्ट ही जैसे कहते हैं ना बचपन से ही उसके अंदर नींव डाल देते हैं कि भाई तुझे सब कुछ करना है तेरे परिवार के लिए। जैसे लड़का हुआ पहले तो सब खुश होते हैं, 10 साल हुआ 12 साल, अब तू क्या बड़ा होके क्या बनेगा, तुझे तेरे भाई बहनों का भी ध्यान रखना है। उसकी मेंटल हेल्थ को ये बता दिया जाता है कि तुम्हें तैयार होना है। ऑफिस का प्रेशर, घर में सब चीजें सबके पास फैसिलिटीज हो, मल्टीपल प्रेशर जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो वहीं पे उनकी वाइफ को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा कि आते ही उनपे वर्कलोड ना दे दे। घर में ये टेंशन हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ। तो यहीं पे लूप है ये। जेंट्स खुश होगा, वाइफ को खुश रखेगा, वाइफ खुश होगी, बच्चों को फैमिली को खुश रखेगी, सब खुश होंगे तो जेंट्स खुश होगा। इसे मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपके सिर में दर्द है तो अपने पार्टनर को बोलना पड़ेगा मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि आज बॉस ने मुझे कुछ बोला है, मेरे पे वर्कलोड ज्यादा है। अगर आप नहीं बोलोगे, सामने वाला अंतर्यामी तो नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। उसको शुरू से ऐसे प्रिपेयर कर दिया जाता है कि बाद में अपने अपने दुख प्रॉब्लम कुछ भी नहीं बता पाता। किसको बोलेंगे? फ्रेंड्स में बोल नहीं सकते। फ्रेंड्स में कहेंगे अरे यार तू कमजोर है क्या। बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले मदर है, फादर है, दादा दादी ये सब सिखाते हैं अरे तू तो स्ट्रांग है, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, अरे तुझे नहीं लगी, अरे तू तो सब कुछ कर सकता है। तो उसको शुरू से ही आप ये डाल देते हैं कि अब तुझे ही कमान संभालनी है, मेरे बाद इस बिजनेस का कौन सारा करेगा। अब चाहे उसका इंटरेस्ट उस बिजनेस में हो ही नहीं, उसको कुछ और करना है। बट अगर फादर डॉक्टर है तो उसको भी डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अब जैसे सचिन तेंदुलकर तो चाहता ही है कि मेरा बेटा भी है मेरे जैसा ही बने, बट क्यों नहीं बन पा रहा है। अब वो चाहते भी है ना रोना, तो नहीं आता है रोना क्योंकि उनके आंसू कहते हैं ना सूख से जाते हैं। आप दुखी रहोगे तो भी बिजली का बिल आना है, खुश रहोगे तो भी बिजली का बिल आना है, तो क्यों ना हम खुश रहें। दोस्तों आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्सपर्ट जो बिना मेडिसिन के बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ को सुधार चुके हैं, वो भी थेरेपी और हीलिंग के थ्रू, और वो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साइकोलॉजिस्ट। तो स्वागत करते हैं आज हमारे वाइट महेंद्र पॉडकास्ट पे डॉक्टर अमिता सारंगी जी का। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। आज जो हम बात कर रहे हैं मेंस डिप्रेशन की, तो सबको ये होता है कि यार औरतें तो रो सकती हैं बट आदमी नहीं रो सकते। हाँ, क्योंकि तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता, यही सिखाया गया है। बट वो हमने देखा है कि हमारे पापा भी ऐसे ही थे, हमारे दादा भी ऐसे थे, हमारे सब लोग ही हमने जो मेंस हमारे जो थे उन्होंने देखा है कि हमने कि मेन पावर है वो कभी कहते हैं ना झुकेगा नहीं, तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो वही हम सीखते आ रहे हैं। तो बट मर्द को भी दर्द होता है। इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, ठीक है चलेगा। अगर आदमी रोता है तो चलेगा। बट अभी जो हमने देखा है, अभी आपने सोनम का केस देखा है ना, और अभी बैंगलोर में भी जो हुआ था उसने सुसाइड का पूरा वीडियो बनाया था, तो सुभाष वाला जो वीडियो था उसमें देखा है। तो अगर यहीं पे प्रॉपर काउंसलिंग हो जाती तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाती, हमें पता लग जाता। मैन यहाँ पे चुपचाप रहते हैं, उन पे आप देखिए स्टार्टिंग से ही प्रेशर आने लग जाता है। कैसे? जैसे बच्चा लड़का हुआ पहले तो सब खुश होते हैं, फिर 10 साल हुआ 12 साल, अब तू क्या बड़ा होके क्या बनेगा, तुझे तेरे भाई बहनों का भी ध्यान रखना है, तुझे आगे ये चीज़ें भी कर रही। तो शुरू से ही उसको बताया जाता है कि तेरे पास जिम्मेदारियां हैं। उसकी मेंटल हेल्थ को ये बता दिया जाता है कि तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें मजबूती से काम लेना है, बहनों की भी शादी करनी है, पहले तो पढ़ाओ इनको, फिर उनकी जिम्मेदारियां भी लेनी है, ऑफिस का प्रेशर, अच्छा घर में सब चीज़ें सबके पास फैसिलिटीज़ हों, वो भी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। तो उन पे आप देखेंगे ना कि कई मेंटल हेल्थ, कई मेंटली प्रेशर उन पे आते हैं मेन पे। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। वो कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे? फ्रेंड्स में बोल नहीं सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स में कहेंगे अरे यार तू कमज़ोर है क्या, ये क्या चीज़ें बोल रहा है तू, हैं। अब कोई गर्लफ्रेंड बनाई, गर्लफ्रेंड भी कहेगी कि यार अगर उसका कहीं अफेयर हो गया, तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चीट कर रही है। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि ये हो जाता है
कि यार तू ऐसा है, तेरे में क्या कमी है जो तेरी फ्रेंड उधर चली गई। तो कई लूपहोल्स हैं जहाँ पे मेंस की मेंटल हेल्थ पे बात नहीं की जा रही है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में हम चाहते हैं कि हम अच्छे से बात करें, खुल के बात करें कि ऐसे क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रीजंस होते हैं, हमें कैसे पता लगे कि कोई मैन किसी डिप्रेशन में है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रेड फ्लैग्स क्या क्या है, रेड फ्लैग्स क्या क्या है, और हम उसको कैसे सही कर सकते हैं जिससे फैमिली में एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहे। मैम सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, जैसे आदमी अपने दुख, प्रॉब्लम्स, कुछ भी जूझ रहा है प्रॉब्लम से, वो किसी को बता क्यों नहीं पाता? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, या मर्द को बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द स्ट्रांग होना चाहिए, घर का ध्यान वही रखता है, ऐसे वैसे, तो उसको शुरू से ऐसे प्रिपेयर कर दिया जाता है कि बाद में अपने अपने दुख, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं बता पाता अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपनी वाइफ को, और वो अंदर ही अंदर उन दुखों को लेके फिरता रहता है। बिल्कुल, देखिए साइकोलॉजिकल नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं आता है, बट आपके इनबिल्ट कर दिया जाता है बचपन से ही कि देख तुझे स्ट्रांग रहना है, तुझे है ना अपने लिए सब कुछ करना है, तुझे ही सब कुछ आगे बढ़ाना है, तुझे ऐसे चीज़ें करनी है। तो उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है बचपन से ही। सबसे पहले मदर है, फादर है, दादा दादी, ये सब सिखाते हैं, अरे तू तो स्ट्रांग है, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, अरे तुझे नहीं लगी, अरे तू तो सब कुछ कर सकता है। तो उसे इनबिल्ट ही, जैसे कहते हैं ना, बचपन से ही उसके अंदर नींव डाल देते हैं कि भाई तुझे सब कुछ करना है तेरे परिवार के लिए। अगर तू डॉक्टर बनता है या बिजनेसमैन बनता है, जैसे कहते हैं जिम्मेदारियां लाद देते हैं उस पर कि भाई तुझे ये करना है, परिवार का सब कुछ तुझे चलाना है। तो उसको शुरू से ही आप ये डाल देते हैं कि अब तुझे ही कमान संभालनी है, मेरे बात कौन करेगा, इस बिजनेस का कौन सारा करेगा। अब चाहे उसका इंटरेस्ट उस बिजनेस में हो ही नहीं, उसको कुछ और करना है, बट अगर फादर डॉक्टर है तो उसको भी डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। बट बीच में वो स्केप हो जाता है कि भाई मुझे नहीं करना। आजकल ओपन अप हो रहे हैं। अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, उसका बेटा है, सचिन तेंदुलकर तो चाहता ही है कि मेरा बेटा भी है मेरे जैसा ही बने, बट क्यों नहीं बन पा रहा है? कई रीजंस होते हैं, बट स्टार्टिंग होती है फैमिली से ही। यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि घर में किसी की अगर डेथ भी होती है ना, तो मर्द को यही बोला जाता है तू रोएगा तो इनका क्या होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो क्यों नहीं रो सकता? वही तो, अपनी फीलिंग्स वो अंदर दबा रहे हैं। हाँ। फिर क्या होता है जब आप इतने टाइम तक, आप देखिए हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 70% देखिए आप मेंस जो हो रहे हैं उनको हार्ट अटैक से हो रहा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस बाहर नहीं ओपन अप हो पा रहे हैं। तो वो क्या होगा फिर अंदर ही अंदर, अब वो चाहते भी है ना रोना, तो नहीं आता है रोना, क्योंकि उनके आंसू कहते हैं ना सूख से जाते हैं कि भैया हमें नहीं रोना, उन्हें रोना ही नहीं आता है। लिटरली क्लिनिक पे हमारे ऐसे लोग आते हैं जेंट्स कि हमें मैम रोना ही नहीं आ रहा, तो हमारे क्राइम थेरेपी हम कराते हैं कि जितने भी अंदर आपके इमोशंस है, हिडन इमोशंस है, वो बाहर निकलें। और ये निकलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एज अ ट्रॉमा बन के वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो रोना बहुत ज़रूरी है। यस, जैसे हंसना ज़रूरी है ना, वैसे रोना भी ज़रूरी तो है। एक थेरेपी मानते हो आप इसे? यस, ओके। लाफिंग थेरेपी, क्राइम थेरेपी, ये सब हमारा पार्ट होता है। एक बात आती है सोशल स्टिग्मा, तू तो मर्द है, इतना क्यों वीक हो रहा है, इस टाइप की जो सोच है वो मेंस की मेंटल हेल्थ को कितना डैमेज कर सकती है? बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। वो सोचते हैं कि हमें अपने इमोशंस बताने ही नहीं है, क्योंकि हमें जब ये कहते हैं कि तू इतना स्ट्रांग है, तू तो मर्द है, तेरे को दर्द नहीं होता, तो वो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बैठती जाती हैं। तो हिडन इमोशंस जो रहते हैं ना वो बहुत पेनफुल होते हैं, कहते हैं नासूर बन जाते हैं। अब उसको ठीक करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब क्या है, जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। देखिए पहले का क्या जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है, आपने कोई भी फीलिंग हुई, अपने मम्मी पापा जो होते हैं रूट्स होते हैं, तो वो अगर आपकी ठीक है साथ में, तो आप हंसे बोले वो चीज़ें भूल जाते थे। अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। उसमें अगर आपको पेन है, आपने वाइफ से शेयर नहीं किया क्योंकि आप दबते गए, अपने इमोशंस हाइड करते गए, फिर क्या होगा, वो आप पे हावी होने लगेगी, वो आपको परेशान करेगी। अब आप किसको बोलोगे? किसी को नहीं बोल सकते। अंदर ही अंदर आप घुटते जाओगे, डिप्रेशन में आते जाओगे, आपको एंजाइटी होने लगेगी, धीरे धीरे पैनिक अटैक्स आते हैं, फिर हार्ट अटैक्स आते हैं। आप ऑफिस का भी प्रेशर ले रहे हो, घर का भी प्रेशर ले रहे हो, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रेशर जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। नहीं, यहाँ तक भी हमने ये नोटिस किया है, अगर लेडीज़ की अगर थोड़ी भी लग जाती है ना, तो वो पूरे घर में हल्ला मचा देते। और यहाँ तक कि मेंस का कोई हाथ भी टूट गया ना, कुछ नहीं रे यार, कुछ तेरे दर्द नहीं होता।
तो नॉर्मल चीज़ें वो आदमी मतलब बनी ऐसा जाता है, कोई मशीन पत्थर का हो गया है पूरा। पर मर्द की भी फीलिंग्स होती है। सबसे पहले कहूँगी मर्द की फीलिंग्स होती है, मेन को भी डिप्रेशन होता है और वो बहुत पेन से निकलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि दिखता है कि वो हार्ड है, जैसे पाइनएप्पल होता है वो हार्ड दिखता है, अंदर से कितना सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही वो मर्द भी ऐसे ही होते हैं कि वो दिखते हैं स्ट्रॉन्ग है, बट अब वो थोड़े वीक होते जा रहे हैं। और जब ये देख रहे हैं कि ये माहौल कैसा चल रहा है ना, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमें इस अवेयरनेस में आना ज़रूरी है कि मेंस को डिप्रेशन होता है और इट्स ओके कि अगर हो रहा है तो आपको अपनी फीलिंग्स बतानी बहुत ज़रूरी है। नहीं बताएंगे तो अंदर ही अंदर आप सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, और फिर जब उसका वॉल्केनो निकलेगा तो वो बहुत ज़्यादा निकलता वो तबाही मचाएगा, तबाही मचा देता है। जैसे मैम आपने बताया कि मर्द में फीलिंग होती है, उसको भी दर्द होता है। क्या मर्द अपने मेल फ्रेंड्स या उनके साथ अपने जो इमोशनल बातें हैं वो शेयर कर पाते हैं, या फिर वो भी अपनी फेक पॉजिटिविटी उनको दिखाते हैं? फेक होता है, वो अपने फ्रेंड्स लोगों को नहीं बताते। वो फ्रेंड्स को तब रखते हैं हैप्पी टाइम के लिए कि भाई यार ठीक है 1-2 घंटा दोस्तों के साथ शाम बिता ली, वो ठीक है। बट उनको जो रियलिटी, जिस पेन से वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे घर का हो चाहे ऑफिस का हो, वर्कलोड हो, भाई वो उनको share डर, नहीं करते। मन में कहीं ना कहीं डर रहता होगा यार, ये मजे क्या लेंगे अपने, सोचेगा, हाँ, मजे लेंगे ये क्या अपने। सोचेगा यार मेरी पत्नी मुझ पे लड़ती है, मुझे मारती है, तो वो कैसे बताएगा यार तूने ये क्या किया है, तू पिट रहा है, औरतों से पिट रहा है, तू घर में काम कर रहा है। अगर उसको वाइफ के साथ बर्तन भी साफ करने हैं, वाइफ तो हेल्प ले रही है, तो वो दोस्त क्या कहेगा, अरे तू बर्तन साफ करता है, तू क्या काम वाली है, तू क्या औरत है। तो इसीलिए वो अपनी फेक इमेजिन बनाने के लिए, इमेजिनेशन कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो जैसे चाहता हूँ मेरी बीवी को रखता हूँ, मेरे अंडर है सब कुछ, परिवार मेरे अंडर है, मैं सब कुछ, मैं बॉस हूँ। तो वो फेक सब चीज़ें करता है, बट रियल में वो केवल 1-2 घंटे के लिए खुश इस टाइप की रील्स भी सोशल मीडिया पर काफ़ी देखने को मिलती है। हाँ। दोस्तों के सामने वो अपना डेमो सेट करता है, पीछे पता नहीं बेचारे के साथ क्या ही हो रहा है। तो वो होता है, वो दिखावा दिखावा है सब, वो नहीं बता सकते। रियलिटी ये है कि वो अपने दोस्तों में नहीं बता सकते क्योंकि वो जज करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें होती है कि वो दोस्तों को केवल 1-2 घंटा ही दे रहे हैं जहाँ उनका हैप्पी टाइम है, उसके अलावा वो अपनी पर्सनल शेयरिंग नहीं करते हैं। अब वो भी घर की बातें करते ही नहीं, वो अपने दोस्तों के बीच की यस, बातें चलती रहती है। हाँ। जैसे सोशल मीडिया की अपने बात की, तो सोशल मीडिया पे ऐसे मीम्स भी है कि शादी करने से पहले ये चीज़ें सोच लेना, नहीं बाद में पछताएगा। जो इस टाइप के मीम्स है वो सीरियस इश्यू को मास्क कर रहे हैं या फिर कोई नेगेटिविटी ही फैला रहे हैं? आपके साथ आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए जो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो ऐसा है कि ये डरा भी रहे, बट ऐसा इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी शादियां ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कुछ शादियां हैं, कुछ कपल्स हैं जो अंडरस्टैंडिंग रख के बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सारे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। वहीं अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे, ओपन अप होगे, तो बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं जहाँ मैन खुश हैं, फैमिली में वो अपना टाइम देते हैं, तो वो अच्छे से है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो किस टाइप की मीम्स होनी चाहिए सोशल मीडिया पे? तो लड्डू खा के ही पता लगेगा। तो शादी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम डर जाओ, डरना नहीं है। देखिए अभी जयपुर में देखिए आप, कितने सावे होते हैं। अगर 2000 करीब मैरिजेस हॉल है, तो ऐसा नहीं है कि सभी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर होती तो ये पूरे फुल नहीं रहते, मैरिज हॉल्स फुल नहीं रहते, कहीं ना कहीं कुछ होता कि रोक लग रही है। बट शादियां हो रही हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ भी होती है, हैप्पी भी रहते हैं मेंस, अगर वो प्रॉपर चीज़ों को चैनलाइज्ड करें तो। आपने मैरिज हॉल का एग्जांपल दिया, भाई शादियां तो हो ही रही है, नहीं तो ये चल कैसे रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन डिवोर्स भी उसी हिसाब से आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ। तो एक हैप्पी मैरिज लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहला है आपको एक्सप्रेसिव होना, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है मेंस डिप्रेशन है, तो हम आज मेंस डिप्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि एक्सप्रेसिव होना। अगर कोई इंसान इंट्रोवर्ट है, कोई इंसान होता है, मैन है, इंट्रोवर्ट है, तो उसको एक्सट्रोवर्ट होना है। वो कैसे हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप सामने वाले पार्टनर को बोलो, कि ऐसा नहीं सोचना कि ये मुझे जज करेगा कि और मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, ऐसा नहीं है। आप बोलो तो सही। हमने शुरू में नहीं बोला है, हम अपने मम्मी पापा से नहीं शेयर किया है, भाई बहनों से हमने शेयर नहीं किया है, बट अब आपका पार्टनर है, उसके साथ आपको लाइफ टाइम रहना है, तो आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। अगर आपके सिर में दर्द है तो अपने पार्टनर को बोलना पड़ेगा, आज मैं शॉपिंग पे नहीं चलूँगा तेरे साथ, है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि आज बॉस ने मुझे कुछ बोला है,
मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा है, तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे, सामने वाला अंतर्यामी तो नहीं है, वो कैसे समझ पाएगा। अब उसमें आप चाहो कि ना पत्नी अच्छे से भी रहे तो नहीं हो पाएगा, या फिर आप प्रेशर लेके कि नहीं यार उसका दिल दुख जाएगा, मुझे जाना होगा, आपने तो एक्सप्रेस किया ही नहीं, अपनी एक्सप्रेस करी नहीं फीलिंग्स, वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक्सप्रेसिव बनना है, आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना है। अब जैसे कि आते हैं जेंट्स, आते ही फ़ोन पे लग जाते हैं, फिर क्या हुआ, जो फैमिली टाइम है वो किल हो गया। फिर वाइफ शिकायत करेगी, फिर वो लड़ाई झगड़े करेगी, कहेंगे अरे यार इससे अच्छा तो मैं बाहर ही बैठ जाता, मेरे दोस्तों के पास ही चला जाता, इसकी चिक चिक तो नहीं सुनने मिलेगी, 11 बजे सोइए 11 बजे आ जाऊँगा। तो कई चीज़ें हैं जो आप है ना, कहते हैं ना पट्टी डाल के बैठे हो, आंखों पे पट्टी डाल रखी है, चादर ओढ़ दी है कि भाई ये प्रॉब्लम ना दिखे, बट वो होती है। तो सबसे पहला है, मैं जेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप एक्सप्रेसिव बनो, बोलना सीखो कि आपको बोलना है, नहीं तो फिर वो गुस्से में कन्वर्ट होता है, गुस्सा आता है फिर, है ना, इरिटेशन होती है, बीमार होते हैं, है ना, मन नहीं लगता है, काम पे अच्छा नहीं कर पाते हैं, घर में भी चिड़चिड़ापन रहता है, तो नेगेटिव एनवायरनमेंट आता है। तो उसके लिए आपको एक्सप्रेसिव होना है। मम्मी पापा से अगर आप बातचीत नहीं करते, वो करना शुरू करते। एक मैं एग्जांपल दूंगी जो मुझे एकदम से भी याद आया, जो मेरे पास केस आया था। वो सर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगी, 55 ईयर्स के। वो आए मेरे पास, कहते मैम मैं बहुत, मेरा काम वाम गवर्नमेंट जॉब में, और मेरा काम वाम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको, आप कहते हैं कि अब मुझे खालीपन लगता है। कहते हैं ना, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, पर एक हैप्पीनेस नहीं है। वो कैसे आएगी? उसके फिर हमने रूट कॉज पे गए, साइकोलॉजिकल पूरा हमने उसका एनालाइज किया। उसमें ये पता चला कि वो अपने फादर से कनेक्टेड नहीं थे, फादर से ओपन अप नहीं थे। उनको शुरू से ही वो अपने दादा दादी के घर रहे, तो उनके अंदर क्या हो गया, पापा मम्मी तो मुझे प्यार ही नहीं करते, है ना, मेरे साथ घुले मिले नहीं है। जो चीज़ें मैं पापा मम्मी को बोल सकता था कि मुझे ये खिलौना चाहिए, यहाँ घूमने जाना है, दादा दादी को तो नहीं बोल सकता। चाचा तो मेरी बात सुनेगा नहीं, चाचा तो अपने बच्चों को प्यार देगा। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ वाला उस इंसान ने उस टाइम से ही सीख लिया, और वो जिंदगी भर चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक मैरिज हुई, 1 साल चली, ख़त्म। सेकंड हुई, सेकंड में भी उसको इश्यूज होने लग गए। फिर उसको हुई, इसका रूट कॉज क्या है, ये एकदम से पता नहीं लगता है कि क्या हुआ। भाई बॉस कहते जब मैं खुद ही बॉस हूँ, मेरे ऊपर कोई बॉस ही नहीं है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रूट कॉज था कि वो पापा मम्मी से अटैच नहीं थे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को सप्रेस करते जा रहे थे कि मैं ऐसे ही करूं, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ सीख लिया उन्होंने बचपन से ही। तो उनको इन द एज ऑफ 55 उनको ये प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप शुरू से ही उस चीज़ों पे ध्यान दो, एक्सप्रेसिव बनो, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर उनको ये प्रॉब्लम्स होने लगी, तो उसका हमने रूट कॉज पता किया, फिर हमने उनको कहा अपने फादर से बात करना शुरू करो। ओके, अब ठीक है, फीलिंग की बातें हो गई, कुछ मन की बातें हो गई, वो चलो घर तक शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कभी भी वाइफ को नहीं बतानी चाहिए, जिससे झगड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत चीज़ें होती हैं। आप ये है कि उसमें अगर वाइफ के, अगर आपने जैसे कहते हैं ना, एक तो इनकम कहते हैं कि इनकम नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो सारा उड़ा देगी। ठीक है, आपको ये रियल फैक्ट है क्या? है, रियल फैक्ट है। हाँ, ओके। इनकम होती है, बट मेन हम कहते हैं ना कपल्स में कि आपको एज अ फ्रेंड अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। पार्टनर तो चलो चल भी जाएगा कि थोड़ा बहुत 19-20 समझ लेगी, नहीं तो फायदा उठाएंगे, फिर फायदा उठाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, बट आप अगर अपनी पर्सनल डायरी बनाएं, उसमें जो भी चीज़ें आपको लगती है जस्ट राइट इट डाउन। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, अच्छी बुरी, पूरा दिन कैसा गया, वो लिखो। अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, जिससे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होता है कई बार कि वाइफ भी वर्किंग है, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आज मुझे ऑफिस में बॉस ने डांटा। अब वाइफ को बताएंगे तो लगेगा कि यार ये क्या सोचेगी। तो कई चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप एक डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं कि वाइफ को मैं नहीं बताऊं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चल जाता है, बट कई चीज़ें हैं जहाँ आपको एक्सप्रेसिव भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने भी एग्री किया भाई, कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं बतानी चाहिए, उससे वाद विवाद भी हो सकते हैं या लोग फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्हीं पॉइंटों से उनके माइंड में ऐसे लगने लग जाता है भाई यार ये अपन से कुछ छुपा रहा है, ये कुछ तो है? क्योंकि सबको इनकम भी जाननी होती है,
सबको अंदर की बात भी पूछनी होती है, नहीं बताते हैं तो फिर वो झगड़ा वहीं से चालू हो जाता है। तो ये सही है कि नहीं देखिए, उसमें आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बताया है। कोई चीज़ है कि अगर मैं वहाँ पे बॉस ने मुझे ऐसे डांटा था तो मैं ये चीज़ लगता नहीं कि वाइफ के लिए है कि वाइफ को कुछ करना नहीं है, बट ये कह सकते हैं हम लाइटली, प्रॉपर नहीं बताना है तो कि भाई आज मेरा थोड़ा प्रॉब्लम थी ऑफिस में तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं है। प्रॉपर ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इन द डिटेल इस चीज़ में बताया जाए। इन चीज़ में अपन थोड़ा रख सकते हैं कि बैकअप कि ठीक है, वो वाइफ को भी इतना नहीं आता तुम्हारे ऑफिस में राम तुमसे कुछ बोला, शाम ने कुछ बोला, इतना डिटेल में नहीं जा सकते, नहीं तो वाइफ को फिर क्यूरियोसिटी रहेगी। अच्छा तुम्हें राम ने ये कहा था फिर क्या हुआ, शाम से तुम्हारी हुए थे फिर क्या हुआ। अब फिर आप एक बार आएगा कि इरिटेट होने लग गया हूँ मैं यार, तो कभी तो राम की वो करती है, कभी तो मेरा मूड है बताने का, कभी नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ें हम इस चीज़ में हटा सकते हैं। भाई अगर आप फाइनेंशियली कुछ कर रहे हो वो बताना ज़रूरी है पार्टनर को, आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है वो बताना ज़रूरी है, बट छोटी मोटी चीज़ें कभी बता दी कभी नहीं बताई, वो अप्स एंड डाउन्स चलने चाहिए। अगर हम बात करें मेंस की मेंटल हेल्थ को लेकर, तो सोसाइटी में ऐसे कौन से बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस है? सबसे पहला तो यही है कि जो कहते हैं ना, टैगलाइन ही है हमारी तो कि भाई मर्द के दर्द नहीं होता है ना, मर्द को कोई एहसास ही नहीं होता। क्यों भाई, उसके पास भी दिल है, शरीर है, दिमाग है ना, उसके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर होता है। एक आदमी को अगर वो कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलाएगा, घर वाले तो उसका ही मुंह देखेंगे कि भैया तू कब कमाएगा, क्या हो, सबकी उम्मीदें तो बढ़ेंगी, बच्चे हुए हैं, फैमिली है, उनकी एजुकेशन है, आगे उनको कहाँ जॉब्स करानी है, क्या करना। तो ये सारा प्रेशर क्या होता है, मेन के अंदर इनबिल्ट होता है। लेडीज़ तो एक बार बैकअप हो सकती है कि यार मैं क्या करूं, मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, प्रेग्नेंट हो गई हूँ या बीमार हो गई हूँ, तो वो तो कह सकती है, पर क्या लड़का, एक आदमी बीमार हो सकता है? नहीं। वो कहते हैं ना, घूमने भी जा रहा है ना तो वो भी वो प्लानिंग रखता है कि भैया कितना का बिल आएगा, बजट प्लान करके चलता है। वाइफ वहीं कहते हैं कि भैया इतनी की शॉपिंग चाहिए मुझे, तो अब वो कहाँ से लाएगा, क्या मैनेज करके लाएगा, भाई लोन लेता है किसी से, कैसे करता है, मैनेज करता है, अपनी सेविंग्स में से लगाता है, वो तो हैप्पी फैमिली चाहता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं कि भाई आपको चीज़ें कैसे कैसे मैनेज करके चलनी है। तो मैन के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे लेडीज़ के लिए कहते हैं कि वो 7 डेज़ वर्क करती है, पर मैन तो 24 आवर्स वर्क करते हैं। ब्रेन उनका पूरे टाइम चलता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, वो चीज़ें उनकी प्लानिंग में रहती है। जब भी घर में शादी होती है तो औरतें हमेशा प्लानिंग रहती है, इस बार में ये मेकअप, ये ड्रेसें वगैरह वो सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन जब लड़की का बाप को अगर अपन देखें तो वो सेम ड्रेस में शादी निकाल देता है। हाँ, तो वो होता है मेंस और औरतों में फ़र्क। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो खुशी होती है, इस बार मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे लाऊंगी, वैसे लाऊंगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, और बेचारा बाप को देखे तो वो सेम ड्रेस में पूरी शादी निकाल दी। यार औरतों का देखो आप, वो कितनी मेकअप वगैरह करती है, उनको खुशी वहीं से मिल गई। आदमियों के लिए क्या है, मेन के लिए क्या है खुशी? मेकअप भी नहीं कराते, कपड़े भी चेंज नहीं करे, पूरे दिन वो एक ही कपड़ों में चलते रहेंगे। तो उनको कुछ नहीं, ना कोई सैलून का है खर्चा, वहीं से लेडीज़ अगर सैलून में चली गई, अपना मेकअप करा लिया, हेयर कट करा लिया, वो तो खुश हो गई, पैम्पर हो गया, पैम्परिंग हो गया, उनका पैम्परिंग डे हो गया। बट मैन क्या करेंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते, गेम्स का ही है उनका, या तो गेम्स खेलेंगे या फिर अपने दोस्तों के पास जाएंगे, तो वही चीज़ें रहती है, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अमिता जी, अगर पिछले कुछ दिनों में देखें, जो गए बीते दिन है, सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसी न्यूज़ें आई, एक के बाद ऐसे हस्बैंड की किलिंग हो गई, उसके साथ उस काट के ड्रम में डाल दिया गया, या हनीमून पे साथ गए थे फिर आ ही नहीं पाए। तो वो सारी चीज़ें, ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं तो मेंस की जो मेंटल हेल्थ है ना, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। एक चीज़ें देखें कि घर में उनको सब चीज़ें हैंडल भी करनी होती है, फिर भी वो खुश नहीं रह पाते। अगर इसी का विपरीत अपन करें, अगर ये चीज़ें किसी लड़की के साथ हो तो फिर नेता लोग भी आ जाते हैं, संतरी मंत्री, मतलब फनी वे में ले तो सब एक इकट्ठा होके उनको जस्टिस चाहिए। और अगर मेन की बात है तो 4 दिन न्यूज आई और गई और ख़त्म भी हो गई। तो ये एक मेंटल हेल्थ का फैक्टर मानेंगे, या इसे आप कैसे मान सकते हैं? मतलब देखिए, अभी जब से ये केसेस अभी सुना है, सोनम वाला, नीला ड्रम वाला, तो लोग इसमें फ़नी वे में तो ले रहे हैं, बट इसमें आपको पता है कि मेरे पास इतने सारे लोग आ गए हैं यंगस्टर्स कि हम मैम मैरिज करें कि नहीं करें, वो डरने लग गए हैं, उनमें खौफ बन गया है कि यार अगर हमारी वाइफ ऐसी आ गई तो क्या होगा। जैसे कह रहे हैं ना कि अब तो ना हनीमून पे भी अपने पेरेंट्स को लेके जाएंगे
और इतना डर बैठ गया है, आप सोचिए कि आजकल लोग चाह रहे हैं, आज के जनरेशन चाह रही है कि हम शादी करें ही नहीं। करें तो हम सबसे पहले प्री मैरिज काउंसलिंग कराएंगे, उसको देखेंगे, उसका पूरा बैकग्राउंड लड़की का देखेंगे। तो वो चीज़ें, सबसे पहला एक फैक्टर ये आ रहा है कि लोगों में, बच्चों में डर बैठ गया है। फैमिली में तो बैठा ही है कि भाई हमारा इकलौता लड़का है, हम इसे खो देंगे अगर गलत लड़की आ गई तो, है ना। वहीं पे आप देखिए कि हाँ, ऑब्वियस है कि थोड़े टाइम चलती है बातें, फिर बाद में नहीं चलती हैं। हमें सबको, हमें कंट्री वाइज ये करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ पे हमें फोकस करें। मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसमें स्पेशली मेंस डिप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी कहीं भी आप देखें कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। क्यों? क्योंकि वही पॉइंट, मर्द को दर्द नहीं होता, तू तो इतना स्ट्रांग है। बट यहीं पे हमें देखना ज़रूरी है, हमें मेंस की डिप्रेशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही कहेंगे ना कि आगे जाके घर को, परिवार को वही उन्हें संभालना है। तो अगर वो स्ट्रांग रहेंगे, वो एज ए स्तंभ रहेंगे, तो परिवार के सभी सदस्य हैप्पीली रह सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सोनम और राजा वाला चल रहा है केस, उसमें कई चीज़ें आ रही हैं कि भाई उसका ऐसा था, अफेयर था, नहीं था, पसंद नहीं आती थी, कुछ भी था। बट वहीं पे अगर आप प्री मैरिज काउंसलिंग कर लेते तो आपको एग्जैक्टली उस इंसान के बारे में पता लग जाता कि वो वाकई में एग्री है कि नहीं है। जहाँ कह रहे हैं कि उसको सोनम ने बिल्कुल मना किया था घर वालों को कि मुझे शादी नहीं करनी है, बोला था, प्रेशर से मुझे कर दिए, तो वहीं पे आपको पता लग जाता, क्योंकि हमारे पास साइकोलॉजिकल हम एनालिसिस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, थेरेपीज होती है, तो हमें एग्जैक्टली उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है वो हम बता सकते हैं एनालाइज करके। तो ये चीज़ें बहुत एक पार्ट होना चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके, जिससे हम सामने वाले का एक समझ सकें ऑरा कि एग्जैक्टली ये इंसान चाहता क्या है हमसे, ये हमारे साथ रहने में खुश है कि नहीं है। एक मेरे पास केस आया, 3 दिन शादी को हुआ था, चूड़ा उड़ा सब पहन रखा है, मैम मुझे शादी नहीं करनी, मुझे साथ नहीं रहना है। शादी हो गई थी उनकी 3 ही दिन में। मेरे पास तो ऐसे केस, 5 साल तो उनका अफेयर चला, दोनों बैंक मैनेजर्स थे, 5 साल अफेयर चला, बट अब शादी नहीं करनी। नेक्स्ट मंथ उनकी शादी थी कि शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अब जब लग रहा है हमें कि इसके साथ तो हम घूमते फिरते थे, हैंग आउट करते थे इधर उधर, अफेयर टाइम में तो फन टाइम था, अब के बाद बहुत सारे कमिटमेंट हो जाएगा, सीरियस नोट पे आप आ जाओगे, सीरियस नोट पे मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तो कमिटमेंट करने से अभी का यूथ बहुत डर रहा है, वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि मैरिज कमिटमेंट है, पूरी फैमिली के साथ आप जा रहे हो, आपको सास का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ससुर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी उस लड़के की फैमिली है, सबके सामने रिचुअल सारे फॉलो करने पड़ेंगे। शादी से पहले वो सारी चीज़ें होती नहीं है, घूम लिया फिर लिया, फिल्म देख ली, घूम मजे कर लिए बस। शादी के बाद में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो हर इतना इजी होता नहीं है मेंटेन। हाँ बिल्कुल, सब सोचते हैं कि यार ये मेरे पास ही रहेगी, है ना, शादी के बाद तो ये कहाँ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं, वो जिम्मेदारियां भी नहीं निभाएगी, फिर आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आएगा कि यार तू शादी से पहले तो इतना अच्छा था, अब शादी के बाद तुझे क्या हो गया है, तू चेंज कैसे हो गया। इसलिए कहते हैं शादी से पहले, पता है लड़की क्या कहती है, तू बदल मत जाना। क्योंकि शादी से पहले जो जितनी बातें होती है ना, वो शादी के बाद नहीं हो पाती फ़ोन पे। हाँ, अक्सर लड़कियों का सुनने को मिलता है कि शादी से पहले तो बहुत बात करता था, अब क्या हो गया, वो बातें अलग थी। अगर अभी अपन रिसेंटली एनसीआरबी रिपोर्ट को देखें तो सुसाइड रेट विमेन के अपोजिट में अगर मेंस का देखें तो 70% हाइयर है। तो इस जेंडर गैप को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अभी क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, इसलिए वो रिपोर्ट बता रहे हैं कि जो दिख रही है, बट ये रिपोर्ट हम कहेंगे ना कि वर्ल्ड वाइज तो ले रहे हैं, बट जो इनर चीज़ है वो ये कि इससे भी ज़्यादा है प्रॉब्लम मेंस में, बहुत ज़्यादा। इंडिया की थी रिपोर्ट। हाँ, कि बहुत ज़्यादा रेट हो रही है कि लोग, कई तो हमें हमारे सामने आ ही नहीं पा रहे हैं, किसी को अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कई चीज़ें हमारे पास सामने आ ही नहीं रही है, तो हमें इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेंस का तो ये रहता है कि वो चीज़ें वो ओपन अप नहीं हो पा रही हैं, वो अंदर ही अंदर इंट्रोवर्ट रह रहे हैं। वुमेन्स का ये है कि अब वो एक्सट्रोवर्ट हो गई हैं, बाहर जाने लगी हैं, जॉब करने लगी हैं, तो उनका जो मेंटल प्रेशर जो पहले था, डिपेंडेंसी ऑन मेन थी, वो अब कम होता जा रहा है। वहीं पे मेन का प्रेशर तो वही है,
वो चीज़ें तो कम हुई नहीं है भाई, उसको बाहर भी करना है, अंदर भी करना है, सारी चीज़ें उसको संभालनी है, घर का भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, बच्चों का भी देखना है, करियर ग्रोथ भी देखना है कि बॉसेस अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, प्रमोशन का अपना देखना है। तो वो चीज़ें तो उनका प्रेशर तो कम हुआ नहीं है, बट वुमेन रेट इसलिए कम हो रही है क्योंकि वो वुमेन्स बाहर जाने लगी हैं, अपने आप को एक्सपोजर देने लगी हैं, अपने पे ध्यान देने लगी हैं, सेल्फ मेड बनने लगी। राइट। नॉर्मली अपन देखें तो शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस वीमेन ही नहीं मेंस भी फेस करते हैं, लेकिन लोग इस पे बात नहीं करते। तो क्या ऐसे केस भी आपके क्लिनिक पे आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। वो कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े करके वो हर जगह तो जा नहीं सकते, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है और फिर आते हैं, जेंट्स की भी आंखें नीली हुई हुई, कट लगे हुए हैं, और या तो फ्रैक्चर ही हो जाता है हाथ क्योंकि दीवार पे हाथ दे दिया या वाइफ ने किसी चीज़ से मार दिया। तो ये चीज़ें ओपन अप नहीं हो पाती हैं। देखिए सोसाइटी में जो हम दिखाना चाहेंगे वही दिखाएंगे, पर इनर वे में हमें पता है कि अंदर से क्या चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बट ओपन अप नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार घर परिवार बिगड़ेगा, चार बातें बाहर जाएंगी। वहीं लेडीज़ को होता है यार क्यों हमारे साथ हुआ है, हम ओपन अप हों। ये सारे जो रूल्स हैं वो वुमेन्स के लिए बने हैं, मेंस के लिए कहाँ है? कौन यकीन मानेगा कि ना मेन ने ऐसे किया होगा? आप खुद सोचो, अगर आदमी मारने लगे तो वो औरत को कितना बुरी तरह सूझ सकता है, कितना बुरी तरह मार सकता है ना? अगर उसने एक धक्का दे दिया तो वो औरत पूरा चिल्लाने लग जाती है, अरे अरे मारा 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 मारा, चाहे उसको कुछ हुआ ही नहीं। अरे उसने एग्जैक्टली आपको मारा नहीं था, उसने बस आपको पुश किया था। वहीं अगर वो अपना लगाए, पावर लगाए, तो मैन बहुत कुछ कर सकता है। लेडी को तो मारना तो बहुत ईजी है, बट यहीं पे ये होता है चीज़ें कि वहीं पे अगर उसको प्रॉब्लम लेडीज़ कर रही है, लेडीज़ अगर उसको मार रही है, कुछ कर रही है उसकी लेडी, तो वो ओपन अप नहीं होता है इतना। पर डोमेस्टिक वायलेंस मेंस में भी होती है, बट वो छुपी रहती है। वो बच्चों को देख के वो सारी चीज़ें Yes. छुपी की छुपी रह जाती है। बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ। और अगर वाइफ बच्चों के सामने हस्बैंड के अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रहा है तो वो बच्चों को देख के वो शांत बना रहता है भाई कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे स्ट्रांग रहना है कि कोई बात नहीं। फिर कहीं ना कहीं जाके मेंटल हेल्थ पे वो बिल्कुल इफेक्ट तो वो अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पा रहा। तो वो चीज़ें दबाते दबाते यही कहते हैं ना कि परेशान होता जाता है कि यार ये कब सुधरेगी, इसका गुस्सा कब शांत होगा, ये इसके लिए इसकी अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ें कर तो रहा हूँ, और क्या चाहती है मेरे से, और क्या करूँ। तो वहीं पे जो है ना मैन सोचता है कि यार वहाँ भी मेरे लिए ऐसा हो रहा है, ऑफिस में भी ऐसा हो रहा है, मम्मी पापा मुझे समझ नहीं रहे। मैंने तो लव मैरिज करी थी, मम्मी पापा को तो मैंने कहा था ये मेरे साथ हमेशा रहेगी, अब मुझे प्रॉब्लम आ रही तो मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं किसको बोलूँ। लेकिन उनको फिर वो रहता है कि यार सुबह काम पे निकल जाएंगे, फिर शाम को आएंगे तो फिर वो अवॉइड करता है कि अगर जहाँ मैं 7 बजे आता था, फैमिली को टाइम देता था 2-3 घंटे, लेट आने लग जाएगा। सॉल्यूशन यही होगा। फिर वो लेडी फिर कहेगी कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। भाई तुमने घर का एनवायरनमेंट कैसा रखा? वहीं पे आता है ना कि लेडीज़ को अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट रखते, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखते, हैप्पी एनवायरनमेंट रखते, तो जेंट्स तो आते, कहाँ जाएंगे? घर में तो सुकून होता है, फिर तो घर में तो सुकून होता है। अगर घर में आप ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट रखोगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट रखोगे, तो क्या होगा? जेंट्स भागेंगे, फ्रेंड्स के पास जाएंगे, फिर बोलेंगे टाइम पे आते नहीं है। मैम क्या आपको भी ये लगता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से लड़कों को ये सिखाया गया है कि रोना नहीं है, फील नहीं करना है, क्या इसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को दबाते हैं? इसे कहेंगे ना कि दिखावी होती है ना, मर्दानगी टाइप का हो गया कि ऊपर से तो दिखता है कि स्ट्रॉन्ग है इंसान, बट अंदर से ना वो बिल्कुल नाजुक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाया, उसकी अंदर से इनबिल्ट चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। क्योंकि अगर वो अंदर वर्क करेंगे, अपने इमोशंस पे वर्क करेंगे, तो वो प्रॉपर कर सकते हैं सब चीज़ें। यहीं पे एनवायरनमेंट जैसे ना ऊपर से तो दिखावे में जैसे लंबा चौड़ा इंसान है, लगता है कि बहुत पावरफुल होगा बहुत, और वो उसको देखना कभी बैठ के, कल ही मेरे पास एक आया था, वो बच्चे की जैसे रो रहा था, कहता है मैम मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। हाँ, नॉर्मली फैमिली में देखने को मिलता है कि ऐसे नॉर्मल तो एकदम बढ़िया दिखता है, अगर घर में कुछ भी छोटा सा हो गया ना तो बीपी बन जाती है, बीपी बन जाता है, वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, ये हैंडल ही नहीं कर पाते सिचुएशन को, वो समझ ही नहीं पाते कि अब मैं कैसे डील करूं। पहले तो पापा ने कर लिया या वाइफ ने कर लिया या मम्मी ने डील कर लिया, अब मैं आने वाली हार्ड प्रॉब्लम को, सिचुएशन को डील कैसे करूं। तो ये फेक हो जाता है आपका कि फेक आप मस्कुलर बना रहे हो ऐसे, उस टाइम बॉडी वाइब्रेट हो रही है। हाँ, एंजाइटी उनको होने लगती है कि अब मैं कैसे डील करूं,
तो उनको समझ ही नहीं आता है कि अब मैं कैसे, फिर मेडिसिन पे आ जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं विषैली मर्दानगी। उसमें ये होता है कि दिखावे का है आपको सब कुछ और अंदर से खोखलापन है। अभी जैसे गांव में भी यही चल रहा है कि अरे सरपंच है, उनका ये है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट वो घर आके वही प्रॉब्लम्स वो सोल्यूशन के लिए ढूंढ रहे हैं। अपने शहरों में अब सब चीज़ें समझने लगे हैं, तो इसलिए वो काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं, जा रहे हैं बाहर कि हमें अब हेल्प चाहिए, कि हम इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं, कि हमें अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ये चीज़ें अब डेवलप होती जा रही हैं। गांव के लोग भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, बट धीरे धीरे उनमें भी चेंजेस आने लगे हैं। एक रिसर्च कहता है कि एज 25 से 14 वाले शोइंग ऑफ राइजिंग लेवल एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडियल थॉट्स। तो ये जो सब कुछ है ये एक सोशल प्रेशर का इफेक्ट है। देखिए एज जो मैं कहूँगी ना, अभी अपन देखेंगे 10 से लेके 50 तक है जो हमारे पास अभी तक क्लाइंट आए, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से ही प्रेशर देना शुरू हो जाता है कि भाई तुम्हें कुछ करना है, कुछ बनना है ना। फिर स्टडीज़ का प्रेशर है, नंबर अच्छे लाने हैं, नहीं तो कहाँ जॉब मिलेगी, तू कहाँ कुछ अच्छा ऑफिसर बन पाएगा, तू कैसे डॉक्टर बन पाएगा। तो प्रेशर जो है ना 10 एज से ही मेंस के शुरू हो जाता है। वहीं लड़कियों को नहीं होता है ऐसे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फिर अगर उनमें अगर 50 के भी है ना, तो मैं उसमें ही कहूँगी कि जैसे उनके एज ग्रुप में अगर 50 में भी अगर डिवोर्स हो रहा है तो वो डिवोर्स भी कर लेंगे, है ना। और शुगर डैडी है वो भी बनने को तैयार है। देखिए कई कहते हैं ना कि ठहराव नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे मेंस का ठहराव नहीं हो रहा है, तो वो भी चीज़ें हैं। शुगर डैडी का मतलब क्या होता है? शुगर डैडी ये हुआ कि एज तो है ज़्यादा मैन की, और उनका जो कपल होगा, जो पार्टनर होगी, लड़की होगी, वो उनसे इनके डबल मतलब कम एज की होगी, बहुत छोटी एज की होगी। तो वो उनके क्या नीड्स पूरी कर रहे हैं, फाइनेंशियली उनको पैसा दे रहे हैं, तो वो शुगर डैडी हो गए। तो कई चीज़ें ऐसी कहेंगे अपन कि जो कहते हैं ना कि चीज़ें वो स्टॉप नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे उनकी चीज़ों में डिफरेंस आने लग जाता है। हाँ, नॉर्मली अगर हम बच्चों को भी देखें तो कम एज में ही बच्चों की बैग की साइज बढ़ती जा रही है। हाँ, हाँ, तो वो डिप्रेशन, वो टेंशन, हर चीज बढ़ती जा रही है। बिल्कुल उन पे अब प्रेशर छोटे छोटे बच्चों को इतनी बुक्स पढ़ाई जा रही है जो मतलब मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत है। हाँ, उतनी ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, फिर वो खेल कूद नहीं पाते हैं, तो उनकी हाइट भी फिर कम होती जा रही है। और स्ट्रेस, आप देखो छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर वो पढ़ते हैं। अभी कोविड टाइम में क्या हुआ, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया, और छोटे बच्चे किस चीज़ के यूज टू हो गए, मोबाइल के, और मोबाइल एडिक्शन हो गया। तो वो कोविड टाइम के बाद से ही चीज़ें शुरू हुई हैं ऐसी। अगर नॉर्मल हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज नॉट जस्ट ए रिलेशनशिप, इट इज़ लाइफ टाइम कमिटमेंट। और उसमें भी हम देखें शादी से पहले तो सारे एक्सपेक्टेशन हमसे ही, शादी से पहले करियर, पैसा, स्टेबिलिटी, खुद का घर, और बाद में शादी नहीं चले तो डिवोर्स का पैसा भी हमें ही देना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। देखिए जो रूल्स और लॉज बने हैं ना, पहले की सिचुएशन देख के बने थे, बट अब टाइम अलग आ गया है, लेडीज़ भी वर्किंग हैं, तो जो प्रेशर मेन पे भी आ रहा है तो दोनों पे ही आना चाहिए। कि अगर डिवोर्स के बाद भी आ रहा है, पैसे देना है उसको, तो वो भी दोनों के उसमें होना चाहिए फेवर में। हर चीज़ अब जैसे कमिटमेंट का आता है कि शादी से पहले मैन ही मैन करे, नहीं, वुमेन का भी होता है कि मैं भी ऐसे रहूँगी, मैं भी ये चीज़ें करूँगी। यहीं पे जैसे मैं कहती हूँ कि काउंसलिंग का आता है पार्ट, कि आप दोनों एक माइंड में एग्रीमेंट करो कि भाई ये चीज़ें शादी के बाद अप्लाई होंगी। यही नहीं कि मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, वुमेन की भी है कि घर में दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी तरह से ना साइकिल के दो पहिए होते हैं, तो वो दोनों को बैलेंस करके ज़रूर चलना चाहिए। ये नहीं कि एक पे ही सारा जिम्मेदारियों का बोझ एक पे डाल दे। से कहते हैं ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगर मैन को भी कुछ परेशानियां हैं तो वो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। आजकल तो आप देखेंगे लेडीज़ ज़्यादा अर्न कर रही हैं मैन से, है ना, तो वहीं पे ही प्रॉब्लम भी आती है। अच्छा भी है, वहीं पे जेंट्स को लगता है, अपनी ईगो पे जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। तो वहीं अगर दोनों सोच समझ के चले ना, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, दोनों की लाइफ बैलेंसली चल सकती है। आपने कहा कि वीमेंस मेन से भी ज़्यादा अर्न कर रही है, लेकिन जब भी उसका पिताजी या
फादर शादी करने जाता है तो पहले जो चीज़ें देखता है वेल सेटल होना चाहिए, पैसे अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी जो कमा रही है उससे डबल कमाने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के बाद में जो शादी की जाती है, तो ये सारे पॉइंट चेक करके फिर शादी करना सही है, या कौन से पॉइंट देखने चाहिए शादी करने से पहले? सबसे पहले देखना चाहिए इंसान कैसा है, बात करके कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। अगर मेहनती इंसान होगा ना तो वो कहीं भी पैसा कमा लेगा। अगर आज वो जीरो है ना तो कल उसे ना टाटा अंबानी बनने में टाइम नहीं लेकिन लगेगा। अगर वीमेन अर्न कर रही है तो वो जीरो वाले से शादी नहीं करेगी। वो नहीं करेगी, बट एक जो मैं कह रही हूँ ना, एक जो अपन क्रॉस चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल जीरो है तो ऑब्वियस है, अगर उसने हायर लेवल किया है तो वो भी चाहेगी कुछ हद तक तो हो। तो वहीं पे होना चाहिए कि थोड़ा समझदार हो इंसान, है ना, उसका मेंटल लेवल कैसा है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर लेडी इतने ऊपर जा चुकी है तो मैन हाफ तो हो, उसको हाफ से अपर आने में टाइम नहीं लगेगा। तो यही समझना ज़रूरी है कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो से, ऑब्वियस है ज़ीरो से होगा तो वो मैंने तो पढ़ा, उनका फिर मेंटल लेवल भी ठीक नहीं होगा, मैच ही नहीं करेगा मेंटल लेवल भी। कि वो अगर बिजी रहती है पूरे दिन, अगर वो घर पे रहेगा तो वहाँ भी मैच नहीं करेगा। तो कुछ होते हैं पॉइंट्स, चेकलिस्ट जिसे हम कहते हैं, माइंड में सबके होती है। जेंट्स भी सोचते हैं कि मेरी वाइफ कैसे आए, वाइफ भी सोचती है, लेडीज़ भी सोचती है कि उनकी चेकलिस्ट में क्या क्या है। तो अगर आपने 10 पॉइंट्स बना रखे हैं तो चेकलिस्ट में से एटलीस्ट 8 पॉइंट्स तो होनी चाहिए। ओके, वो तो हो गया, फादर को जो चेक करना हो गया वो पॉइंट। अगर लव मैरिज में तो क्या है, लड़का उधार के पैसों से भी वो लव मैरिज कुछ दिन के लिए चला लेता है, जैसे चलो ठीक है खर्चा पानी हो गया जो भी निकाल लेता है। लेकिन शादी करने से पहले ऐसे कौन से चेक पॉइंट होने चाहिए, अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो ऐसे कौन से चेक पॉइंट होने चाहिए जिनसे वो चेक कर ले, या कोई रेड फ्लैग हो, कैसे चेक कर लव सकते? मैरिज में तो आप ऑलरेडी आप एक दूसरे को पसंद करते हो, तभी तो इस मुकाम पे आए हो। लेकिन वो बाद में शादियां चलती नहीं है अगर वो चेक पॉइंट या रेड फ्लैग नहीं देखे तो। हाँ, नहीं भाई, जैसे फैमिली का है, अब आपने दोनों के तो तालमेल देख लिया कि लड़का लड़की दोनों आपस में अच्छे हैं। लव मैरिज तभी तो कर रहे हैं कि हम इस रिश्ते को कुछ नाम देना चाहते हैं, तभी तो ये हुआ कि हम नाम दे रहे हैं। अब नाम दे रहे हो इसका मतलब कि आपने ये चूज कर लिया कि ये मेरा पार्टनर रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि क्या डिस्कशन करना है, फैमिली की टर्म्स एंड कंडीशंस। दोनों क्या कह रहे हैं, भाई तुम पियर इतना नहीं जाओगी, तुम अपने पेरेंट्स को ऐसा रखोगे। तो कुछ होती है मैनेजेबल चीज़ें, तो वो हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। चेकलिस्ट हम उसी को कहेंगे, क्योंकि ऑल चेकलिस्ट पहले टिक हो चुकी है। तो जो 2 पॉइंट रहते हैं समझ लीजिए, जो छोटा सा पार्ट है फैमिली का ही होता है, लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली। शादी से पहले तो वो ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। अगर लव मैरिज है कि भाई ये तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारी मम्मी का है, पापा का है, सब वो मिल चुके होते हैं। तो चेकलिस्ट केवल 2 ही चीज़ों पे आती है, उसमें यही है फैमिली की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसका रहता है कि पहले ही लड़के को बोल देना चाहिए कि भाई पेरेंट्स है, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी कि शादी से पहले तो चलो सब चीज़ें चलती थी, पर शादी के बाद ये चीज़ें नहीं चलेंगी। 30 त्योहारों पे जाना है, जो अभी लव मैरिज में होता ही है कि भैया यार ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें अपने चेकलिस्ट में हम कहते हैं कि वो चीज़ें आपको पॉइंटर्स रखने ज़रूरी होते हैं। लव मैरिज में चलो वो अपने आप शादी कर ले, अरेंज मैरिज में बाप बेटे के लिए वो मगर वो देख लेते हैं भाई नौकरी वाला चाहिए, वेल सेटल चाहिए। बच्चे वो जिनके पास नौकरी भी नहीं है, बेचारे कोई छोटा मोटा कमा रहे हैं, अपना गुजारा निकाल रहे हैं, वो अपना कैसे सोचे? तो उनको तो आगे सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जो बाप अगर जब भी देखता है तो या वेल सेटल देखता है अच्छा खासा, या फिर नौकरी वाला देखता है। वो तो फिर थोड़ा सा समय दे। उनके लिए कुछ आप आइडिया बताइए जो नौकरी भी नहीं लगी है, अच्छी सेटल भी नहीं है, बीच वाले हैं। उन्हें समय लेना चाहिए, अभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी है, शादी एक जिम्मेदारी है। आपने एक इंसान को लिया हो सकता है वो वर्किंग हो या ना हो, अगर नहीं हुई फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, फिर वो साल में 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंसीव कर लिया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। तो इसके लिए आपको अपने करियर पे पहले ध्यान देना जरूरी है। उनका एक ही डायलॉग रहता है, वो बिहार जाएंगे। तो क्या वो शादी चल पाएगी जो बिहार जाके लेके आएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो पाता है। थोड़ा सा अपने पे स्टेबल होना ज़रूरी है, अर्निंग सोर्स होने ज़रूरी है, जिससे आप अपनी जो भी घूमने फिरने की भी इच्छा है वो आप पूरी कर सको। तो उसके लिए थोड़ा सा अर्निंग सोर्स होना ज़रूरी है। और स्टेबिलिटी वो तो है ही कि अगर फादर भी देखेगा तो कि भाई नौकरी परमानेंट तो है ना, पता चला शादी के 1 महीने बाद ही निकाल दिया क्योंकि टाइम पे नहीं जा रहा था। हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि लोग दिखावा करके शादी तो कर लेते हैं, फिर बाद में वो चलती नहीं है। हाँ, तो
थोड़ा रियलिटी चेक भी करना ज़रूरी है कि जैसे किसी चीज़ में अभी मैट्रिमोनियल साइट पे ही जाते हैं, उसमें सारी चीज़ें मोस्टली फेक ही होती हैं कि कई आते हैं कि लड़के लेके कि मैं मैट्रिमोनियल साइट से किया था, लड़की कह रही थी कि ड्रिंक नहीं करती, ये तो रोज रोज ड्रिंक करती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, तो हमें मिलके इंसान को समझना ज़रूरी है कि वो इंसान एग्जैक्टली कैसा है। थोड़े टाइम के लिए सब अच्छे रह सकते हैं, बट आप उसको कि भाई आप कितने एक्सप्रेसिव हो, सामने वाला कैसा, उसका बिहेवियर में समझना ज़रूरी है। जिसे हम कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो, उसको चेंज मत करो अपने पार्टनर को, वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तुम्हें ये पसंद है, रात को लेट जगना पसंद है, ठीक है, मुझे जल्दी सोना पसंद है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सेटलमेंट में आनी ज़रूरी है। हाँ, डिबेट करने में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, डिबेट करने में नहीं है कि आप उसको समझाओ कि भाई ये चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, तो आप उसको बदल नहीं सकते हो। जो नॉन वेज खाता है कि भाई मैं नहीं खाती हूँ तो तू भी मत खा, उसने शुरू से खाया है नॉन वेज, तो वो कैसे चेंज हो सकता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान चेंज नहीं कर सकता है, समझाने के चक्कर में और बिगड़ सकता और है। बिगड़ सकती है, राइट। अमिता जी, हम अगर हम देखें शादी के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग ए परफेक्ट हस्बैंड, प्रोवाइडर, इमोशनल सपोर्ट, ये सब कुछ आदमी के लिए कुछ ज़्यादा लोड नहीं हो जाता ये सारी चीज़ें? भाई ये इमोशनल सपोर्ट भी हमें दें, ये हमें ये वो वगैरह सब कुछ अगर देखें तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ उसको सुननी भी ज़रूरी है। अगर उनकी वाइफ बीमार है तो उसको सुननी भी ज़रूरी है। अब क्या थोड़े टाइम तक तो आप अवॉइड कर देते हो, अब उसको जब सीवियर प्रॉब्लम होने लग गई है तब आप उसको फिर उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो वो थोड़े दिन ही दे पाएगा, क्योंकि आप 100% भी उसको नहीं दे पाओगे। अब वो थोड़े दिन देगा तो उसको फिर बाद में रेस्ट भी चाहिए। फिर वाइफ सोचती हैं कि नहीं, तुमने थोड़े दिन तो मेरा ध्यान रखा था, अब क्यों नहीं ध्यान रख रहे हो। तो इमोशनली भी मेन को थोड़ा डाउन हो जाते हैं वो लोग, और उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जिससे कहते हैं ना कि वो एकदम ब्रेक डाउन भी होते हैं, तो उन्हें भी परेशानी होती है और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है कि अब मैं परेशान हूँ तो मैं किसको बोलूँ। वाइफ तो पहले ही प्रॉब्लम में है, ये पहले ही दुखी हो रही है, मैं अगर अपनी प्रॉब्लम बोलूँगा तो ये फिर क्या करेगी, ये मैं किसको बताऊँ। तो वो स्ट्रेस आता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है। चलो ये एक्सपेक्टेशन तो रहती है, साथ में जब मैन इमोशनली अब्यूज होता है तो वो किस तरह से दिखाई देता है? वो देखो गुस्सा आने लगेगा उसको, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होने लगेगा, है ना। वो अपना ध्यान डाइवर्ट करेगा, या तो गेम खेलेगा या दोस्तों के पास जाएगा, है ना। और ज़्यादातर वो चीज़ें अवॉइड करेगा कि भाई मैं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करूं, घर पे नहीं आएगा, है ना। फैमिली से वो कटा कटा सा रहेगा, खाना भी कम खाएगा, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे सब लोग देख रहे हैं टीवी, तो उस जगह यार टीवी नहीं देखना, मैं अकेला चला जाता हूँ, सो जाएगा, फ़ोन स्क्रॉल करने लगेगा, है ना, अलग से रहने लगेगा, इरिटेशन, ये सब चीज़ें कॉमन है जो ये चीज़ें आती हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो कि वो डाउन फील कर रहा है। ये लो अमिता जी, एक और हेडलाइन बन चुकी है और कल से यही सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेगी। लिटरली अपन जब अभी टी ब्रेक ली थी उस टाइम ये स्क्रोलिंग के टाइम न्यूज़ आई है, बिहार में शादी के 1 महीने बाद पति का मर्डर, मंडप में की प्लानिंग, झारखंड से शूटर बुलाए, 60 साल के फूफा से था अफेयर, हो गया मर्डर। पॉडकास्ट होते होते एक और मर्डर हो गया। बताओ, यहीं पे मैं कहती हूँ प्री मैरिज अगर काउंसलिंग हो जाती ना तो दोनों सेफ रहते, वो अपनी जगह सेफ रहता, लड़की अपनी जगह सेफ रहती। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने सामने वाले पार्टनर को सोचना समझना ज़रूरी है कि वो चाहता क्या है, वो आपको पसंद करता है, वो देख के आपको शादी कर रहा है, या आपका पैसा देख के, घर देख के, आपका रुतबा देख के, वो क्या रीज़न है आपसे शादी करने की, वो ज़रूर पता होनी चाहिए। मेन क्या हो सकता है, पैसे वालों को ज़्यादा डर है कि गरीबों को ज़्यादा डर है? पैसे वालों को, उन्हीं को डर है ना। हाँ। क्योंकि अफेयर तो पहले से चल रहा होगा। हाँ। शादी पैसों के लिए की है ताकि डिवोर्स करके या कैसे कैसे अभी हम एकदम से जजमेंटल नहीं हो सकते, लेकिन कि मतलब हाँ भाई जो सिम्टम्स अपन ने मेन देखे हैं, हाँ। कि या तो पैसे वाला है ना, या फिर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है कि भाई देखो मेरे को सहेलियों में दिखाना है कि मेरा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, उसके लिए है। तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हमें एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा, जब आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवाएंगे, प्री मैरिज काउंसलिंग होती है ना, तब हमें एग्जैक्टली हम फिगर्स पे आ सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या रह रही है। मैम इतने दिन अपन मूवी देखने जाते थे
तो वहाँ पे शुरू में एक इंट्रो चलता था, तंबाकू से कैंसर होता है तो तंबाकू छोड़े। अभी अपन जो हेडलाइन देख रहे हैं यहाँ पे हर महीने में पता नहीं कितनी हेडलाइन बन जाती है, ये मर्डर हो रहा है, 60 साल का अफेयर, 30 साल का अफेयर, कहीं 80 साल का अफेयर। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको नहीं लगता कि ये मैरिज कैंसर का कुछ नया नाम दे देना चाहिए और मूवीज़ के आगे ये लगा देना चाहिए, बिल्कुल। शादी से पहले काउंसलिंग करा लो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आजकल ट्रेंड ही चल रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है मैरिज में और ये कैंसर बढ़ता ही जा रहा है और भी बढ़ेगा। बट वहीं पे हमें रोकना ज़रूरी है कि आप पहले समझें, अगर कैंसर के आपने प्रिकॉशंस ले लिए तो आपको कैंसर नहीं होगा। हाँ चलो, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज हाँ, तक रोक सकते हैं, हाँ। लेकिन इसको मर्डर के बाद क्या रोके? होने के बाद तो नहीं रख Murder- सकते, पहले से रोकना होगा, पहले से प्लानिंग रोकना। पहले होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, जैसे उसने प्लानिंग करी तो हमें भी अपना बचने के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। नॉर्मली आपके क्लिनिक में जो भी मेंस आते हैं तो मैरिड मेन किस टाइप के केस आपके पास लेके आते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या मैरिटल कोई कॉन्फ्लिक्ट टाइप के? जैसे अभी मैं जैसे कॉमन बात करूंगी तो एक केस ऐसा आया था जहाँ पे वो कहते हैं कि मैम इसको है ना आप कुछ ऐसा कर दो, मेरी वाइफ चुप रहने लग जाए, इसको कुछ भी कर दो, ये बोलती बहुत है। पर जब हमने उसके रूट कॉज पे गए, वाइफ से पूछा कि भाई ऐसा क्या रीज़न है, तो कहती है कि मैम ये पहले तो कुछ बोलते ही नहीं है और फिर जब बोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं, मैं टेंशन में चली जाती हूँ, फिर मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं बनाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, फिर इनको काम करना पड़ता है। तो यहीं पे लूप है ये कि अगर आप जेंट्स खुश होगा, वाइफ को खुश रखेगा, वाइफ खुश होगी, बच्चों को, फैमिली को खुश रखेगी, सब खुश होंगे तो जेंट्स खुश होगा। तो ये सर्कल है, इसे मेंटेन करना ज़रूरी है। अब जैसे जो अभी आ रहे हैं, अभी जो लड़के उनको टेंशन हो रही है कि हम शादी कैसे करें, अभी इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें ना डर रहे हैं कि हम कमिटमेंट कैसे करें, तो वहाँ डर रहे हैं वो लोग, क्या भाई इसके ये तो ठीक है, उसकी फैमिली कैसी है, उसके फ्रेंड्स कैसे रहे हैं, कितने लड़कों से अफेयर था, वो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री उसकी पता कर रहे हैं। वहीं पे अगर लड़की शादी होती है, लड़की की अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी उसमें केसेस में जैसे मैं बताती हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ से प्रॉब्लम आ रही है तो उनको वो एक्सप्रेसिव तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं उनके जैसे अगर घर का जैसे कहते हैं ना ऑन ऑफ बटन आना चाहिए। ऑफिस में कैसे रहना है, ऑफिस में रहो ऑफिस के बन के, घर में रह रहे हो घर के बन के, घर पे ऑफिस का वर्क नहीं आना, ऑफिस का घर पे वर्क नहीं लेके जाना। स्ट्रेस जो है ना आपका, वो आपको बैलेंस करना आना ज़रूरी है। तो यहीं पे अगर आप टाइम नहीं दोगे, फैमिली में आके ऑफिस का काम करते रहोगे, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जो ऑफिस में हो गए लेकिन वो घर पे गए तो भी माइंड में घूमते रहते हैं, हाँ। उनका क्या सॉल्यूशन है? उसका ये रहता है कि जैसे ही आप ऑफिस से आते हैं ना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, जैसे रिलैक्स हो, आपको नैप लेनी है नैप ले लें, थोड़ा हाथ मुंह धो के कुछ खा पी के हल्का, वाइफ को कहते हैं, फैमिली को कहते हैं कि आधा घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, जिससे आपका जो भी वर्किंग प्रेशर है वो थोड़ा डाउन हो जाए। उसके बाद आप फैमिली में जा सकते हैं, बातचीत करो, गेम खेलो, जैसे भी आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना है बिताओ, वाइफ के साथ वॉक पे जाओ, नाइट में जब आप आते हैं वॉक पे जाओ, तो उससे वाइफ भी खुश है, बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली टाइम होगा तो वो भी खुश रहेंगे। ओके तो अभी इस बातचीत पे मेरे हिसाब से लग रहा है कुछ यूजर्स कमेंट करेंगे। आपने कुछ देर पहले एक बात बोली थी कि वाइफ को थोड़ा कम बोलने का कोई तरीका है क्या आपके पास? उसकी ना एक बार में सुन लोगे ना तो वो बार बार नहीं बोलेगी। जेंट्स क्या करते हैं, उसको सोचते हैं ना कि यार अभी मत बोल, बाद में सुनूंगा, उसको अवॉइड करते रहते हैं। तो वहीं पे है, आप सबका टाइम बना लो कि आप जब घर पे आ रहे हो ना, आधा घंटा मुझे वाइफ को देना, आधा घंटा मुझे मम्मी पापा को देना, आधा घंटा बच्चों के साथ खेलना है। तो वहीं अगर उसको आप डेली बेस पे टाइम देने लग जाओगे ना, तो वाइफ ज़्यादा नहीं बोलेगी, कम बोलेगी, उसको एक बार में ही सुन लो, नहीं तो वो क्या पाइलअप होता जाएगा उसके माइंड में वाइफ के, और फिर वो है ना एकदम से फिर कहेगी ये लो बहुत बोलती है, वो पुरानी बातें लेके आने लगेगी, अरे इतने साल पहले ये हुआ था, उतने साल पहले ये हुआ था, तुमने मुझे वो गिफ्ट नहीं दिलाया था, तुमने ऐसा नहीं किया था। कई चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं, तो इसलिए समय समय पे सबको टाइम दे दो। मेन उसका जो है ना, अपन कहते हैं कि सॉल्यूशन यही है, सबको समय समय पे टाइम दे दो। चलो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये लव मैरिज कपल्स वाली रीलें आती है, हाँ, तो वो देख देख के उनका माइंड भी वैसा ही हो जाता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि ये हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, प्यार करते ऐसे, मतलब ऐसे करते हैं, घुमाने वो ले सब जाते हैं? रील में ही है, हाँ,
रियलिटी चेक वो नहीं है, भेजते रहते हैं इंस्टा पे। रियलिटी चेक नहीं है, क्योंकि आपके जो माइंड में लग रहा है वही रील कैच कर रही है। आपने अगर नेगेटिव चीजें सोचने लग गए कि मुझे एंजाइटी का देखना है, डिप्रेशन का देखना है, मैरिज से रिलेटेड देखना है, तो वही चीजें स्क्रॉल होने लगेगी, फिर आपके माइंड में यही रहेगा। तो आपके अंदर पॉजिटिव भी आ रहा है तो नेगेटिव भी आ रहा है, और रील में जो दिखा रहे हैं ना वो रियल में है नहीं। वो रियलिटी जो हमें चेक करना ज़रूरी है कि हस्बैंड ऐसा पति परमेश्वर होना चाहिए, है ना, वो आपकी सारी मांगे पूरी करे, आपको हर महीने घूमने ले जाए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। उसको काम भी करना है, उसकी पुश्तैनी की पैसे नहीं आ रहे हैं इतना कि वो हर चीज़ें वो करता जाए, आपकी मांगे पूरी करता जाए। तो एक लेवल जो होता है ना वो पूरा मेंटेन होना चाहिए। हर चीज़ का कहते हैं ना ईयरली प्लान होना चाहिए। अगर आपको फैमिली के साथ भी वेकेशन पे जाना है, कुछ भी शॉपिंग का भी है, तो हर चीज़ का प्लान होना चाहिए। प्लान से ही आप फैमिली को भी ठीक कर सकते हैं, माइंड वाइज भी आप ठीक रहेंगे, और किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये भेज देना वीडियो उनके पास। चलो आपने वाइफ का बता दिया, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम दे दो या उनको शॉपिंग करा लो, वो खुश हो जाएगी। बच्चों को टॉयज़ दिला दो, बच्चे खुश हो जाएंगे। घर वालों को थोड़ा टाइम दे दो, वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जब मैन ऑफिस से आता है, माइंड में पूरे दिन भर का लोड लेके आता है, और वो आते ही चलो अपने माइंड रिलैक्स के लिए मोबाइल स्क्रॉल करने लगे या रील्स देखने लग गया। जैसे रील्स ओपन की, घर में वो चिकचिक चालू हो गई। तो इसके लिए क्या कर सकता है कि मेंस अगर ऑफिस से आ रहा है तो उस टाइम क्या चीज़ें वो कर सकता है जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो जाए? कोई टिप्स है आपके पास उसके लिए? बिल्कुल है। देखिए, जो हम शॉपिंग की ये बात कर रहे हैं ना, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है औरों के लिए, फैमिली के लिए। मेंस के लिए हम कहेंगे कि आप थोड़ा अपने पे वर्क करें। जैसे फिजिकल वर्कआउट है, सुबह आप कर रहे हैं, मेडिटेशन है, मेडिटेशन से हम ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। रात को आप डायरी लिखना शुरू करो कि भाई आज का मेरा पूरा दिन का काम ये था, मैंने ये किया, टू डू लिस्ट हो गई। आप माइंड में सॉर्ट आउट होते जाइए। आपको माइंड से रिलैक्स होना है, कि नहीं, कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड हो रही है, कि बहुत सारा माइंड है ना बहुत सारी चीज़ों में जूझ रहा है। हमें उसको सेट करना ज़रूरी है, प्लानिंग्स ज़रूरी हैं। आगे हमें क्या कैसे प्लानिंग करनी है, फैमिली वाइज भी, करियर वाइज भी, दोनों तरफ से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेन के लिए कहेंगे फिजिकल वर्कआउट जो है ना सुबह वो करके रखें। शाम को जब आप आएंगे तो वो जैसे कहते हैं ना रिलैक्स होने वाला होना चाहिए, तो थोड़ी देर अपने आप को दें ना, अपने रिलैक्स हों। आधा घंटा कह दो कि भाई मुझे चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए, उनको पानी पीना है, जो भी, थोड़ा रिलैक्स हों। और अपनी जो भी पूरा दिन किया है ना वो डायरी पे नोट कर लो, जिससे यहाँ का जो ऑफिस का स्ट्रेस है ना यहाँ से निकलेगा और वो निकल जाएगा। फिर आप फ्रेश माइंड से आप ऑफिस का वर्क ऑफ कर दोगे और घर के उस पर मोड पे आ जाओगे। फिर जैसे कहते हैं वीकली प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे आप ऑफिस की प्लानिंग करते हैं वैसे ही वीकली प्लानिंग होनी चाहिए फैमिली की, कि भाई हमें संडे कहाँ जाना है, कहाँ डिनर पे जाना है, कहाँ घूमने जाना है, चलो गार्डन ही जाना है। बट एक प्लानिंग वे में करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे अगर आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कहीं वेकेशंस पे जाना है, तो अगर आपने प्लानिंग कर रखी है ना तो वो 3 महीने हैप्पीनेस में 6 महीने कैसे निकल जाएंगे ना आपको भी पता नहीं लगेगा। ये बात मैं एग्री हूँ। फैमिली को 3 महीने तक बिजी रखना है, उनको बता दो 3 महीने बाद यहाँ जाएंगे। तुम कदो, तुम अपनी लिस्ट बना लो, तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या शॉपिंग करनी है, तुम लिस्ट बना लो, तो वो 3 महीने उसमें निकाल देंगे वो, फिर अगले 3 महीने की प्लानिंग उनको देके छोड़ दो। बस ये छोटे छोटे सी चीज़ें करनी है, फैमिली तो वैसे ही खुश हो जानी है। आपकी बात से मैं एग्री हूँ। आपने जो सोल्यूशन बताए वो एक अपर क्लास के हो गया, एक रिच फैमिली के लिए ठीक है, उनके पास पैसा है, वो जिम भी जा सकता है, डायरी लिख सकता है एंड सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ या मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही है ना, वो आ रही है एक लोअर मिडिल क्लास, वो जो भी एक चाय की थड़ी पे कर रहा है या ऐसी जगह कर रहा है जो दिन पूरे दिन उसकी लाइफ में पता नहीं, एक सो टेंशन तो वो उसकी थड़ी पे ही चल रही है, और घर वाले वेट कर रहे हैं कि कब जाके वो कोई घर पे सामान ले आए तो कोई खाना बना ले, क्योंकि जब तक वो घर नहीं पहुंचेगा तब तक घर पे कोई काम नहीं होगा। अब वो क्या करे घर पे जाके, ताकि उसके माइंड में तो ऐसे 100 टेंशन लिया है यार, वो घर जाते 10 टेंशन और आ गई। तो वो ना तो डायरी लिख सकता, ना वो मेडिटेशन कर सकता, ना वो जिम जा सकता। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए देखिए, वो पूरे टाइम तो बिजी रहेंगे, है ना, उन पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए अगर आप उनको बीच में अगर टी ब्रेक भी ले लेंगे ना अपने बिस्किट के साथ, पार्ले जी बिस्किट के साथ, तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। उनको छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। जैसे दिन में यार कोई काम वैसे होता नहीं है मोस्टली, कहीं जैसे अगर कोई भी है सब्जी वाला ही ले लो, कोई परचूनी वाला है, दिन में थोड़ा कम होता है, जहाँ उनको लगे ना कि पूरे टाइम में मैं ये टाइम मेरे पास रहता है, तो उस टाइम अगर वो हो सके तो मेडिटेशन कर लो। नहीं हो पाता है तो अपने प्लेलिस्ट रखें, सबके पास आजकल फ़ोन तो होते ही हैं, तो 2-3 गाने अपने पसंद के सुन लें।
उससे भी उनका डोपामीन रिलीज हो सकता है, जो उनको पसंद है चीज़ें, है ना। अपने कभी जैसे हम कहते हैं ना, इनर सर्कल्स हम बनवाते हैं, 3 सर्कल्स होते हैं, उसमें है ना कि आप उन लोगों को लिखिए जिनसे आप मिलते हैं, पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आपके दोस्त है कोई, वो उनसे आपको बात करने में अच्छा लगता है, तो उनसे फ़ोन पे बात कर ली आपने। आपको ये रखना है कि मेरा माइंड रिलैक्स रहे, क्योंकि उन लोगों का टाइम घर पे बहुत कम रहता है। तो वहीं पे उनकी वाइफ को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा कि आते ही उन पे वर्कलोड ना दे दें कि भाई घर में ये टेंशन हो रही है, वो टेंशन हो रही है, ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ। वहाँ पे थोड़ा वाइफ को समझना ज़रूरी है कि इनको स्ट्रेस फ्री रखें, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़रूरी है। वहीं पे वो लोग रख सकते हैं वीक में एक बार हम कहीं है ना मंदिर में घूमने चलेंगे, पार्क में चलेंगे, किसी रिलेटिव के चलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें कोई एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये वो चीज़ें वो लोग कर सकते हैं, उसमें ही उनको खुशी मिलती है। इन चीज़ों से एग्री। हाँ, भाई ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लानिंग होती है, जैसे कि अगर हम अपना ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि वाइफ भी उनको हेल्प करने लग जाए कि मैं घर से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बनाना शुरू कर सकती हूँ, और कैसे और ग्रोथ कैसे करें। तो प्लानिंग भी होती है। सब आजकल तो अवेयर है हर चीज़ में, अब चीज़ें तो आगे बढ़ ही रही हैं आजकल, तो वो सब प्लानिंग चलती है। तो हमें आगे बढ़ना और ज़रूरी है ना। जिसे कहते हैं ना कि पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर हम मर रहे हैं गरीब, वो गलत है। भाई गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना हमारे हाथ में। मालिक पैदा नहीं हुए, लेकिन मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल 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 सही। आजकल की सोशल लाइफ को देखते हुए आपको लगता है कि आजकल शादी से पहले काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी हो जानी चाहिए? क्योंकि जैसे कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जो आजकल ट्रेंड भी काफ़ी बढ़ गया है, तो शादी से पहले काउंसलिंग ज़रूरी होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए, क्योंकि जिससे आप सामने वाला जो पार्टनर है उसको आप बेहतर समझ सकें। अगर आप बेहतर समझ सकेंगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्री मैरिज काउंसलिंग होना अभी रिश्तों को मजबूती रखने के लिए ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। और अभी आ भी रहे केसेस हमारे पास। पहले होती थी प्री मैरिज काउंसलिंग, बट इतना अवेयरनेस नहीं थी। बट जब ये केसेस बढ़ने लगे हैं, सोनम जैसे केसेस, इसलिए हमारे अब जैसे हमारे कहते हैं फुटफॉल भी हमारे बहुत ज़्यादा हो गया है प्री मैरिज काउंसलिंग का, कि हर रिश्ता अब तो कंपलसरी ही कर दिया ऑलमोस्ट कि आपको काउंसलिंग करनी ही पड़ेगी। उसमें हम फैमिलीज़ को भी बुलाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ को ही साथ रहना है, वाइफ को उसके इन लॉज के साथ भी रहना है, तो उनसे भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो भी हम पूरा सेट करवाते हैं कि आपकी काउंसलिंग, सबकी फैमिली काउंसलिंग होती है, उसमें पूरा हम प्रॉपर उनको एनालाइज करके बताते हैं। आपको नहीं लगता ये नए नए जो चीज़ें, नए नए नाम निकल के आ रहे हैं, उनसे इन चीज़ों के केस बढ़ते ही जाएंगे? क्योंकि पहले गाँव में देखा जाए तो डिवोर्स का पता नहीं होता था। डिवोर्स क्या होता है? शादी हो गई, फिर सीधा शमशान घाट और गंगा जी जाते थे। डिवोर्स का पता नहीं होता था कभी कि डिवोर्स भी होता है ऐसी चीज़ों में। तो जब उनको वो पढ़े, एजुकेशन आई, तो उनको डिवोर्स भी होना स्टार्ट हो गए। अब आपने जैसे बता दिया कि डिवोर्स के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा या वकील के पास जाना पड़ेगा। अब शादी से पहले भी वकील के पास या काउंसलिंग टीम के पास जाना पड़ेगा। ये प्री मैरिज काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो शादी से पहले भी उनके पास जाओ, शादी के डिवोर्स हो रहा है तो फिर उनके पास जाओ। तो ये चीज़ें जब नए नए नाम निकल के आते हैं, काउंसलिंग हो गई, डिवोर्स हो गया, जैसे नए नाम लोगों को पता चलते हैं तो उनके केस भी बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, केसेस बढ़ते हैं। जैसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी कोई जानता ही नहीं था। हाँ। अब लोगों ने क्या सर्च कर करके और अपने अंदर डाल दिया है कि आपको सिम्टम्स, उसमें क्या डिफरेंस नहीं पता है लोगों को। डिप्रेशन का जैसे हम कहते हैं, सैडनेस हो रही है, उसको आपने गूगल पे देख लिया, ये सिम्टम्स है, 2 सिम्टम्स हुए, 5 आपने क्रिएट कर दिए। तो ऐसे ही प्री मैरिज काउंसलिंग में इसलिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं अभी। जैसे सोनम का केस आया, और भी जो हम केसेस देख रहे हैं, सुभाष वाला केसेस देख रहे हैं, जो अभी ये चीज़ें आ रही हैं, बिहार वाला भी केस जो भी अभी रिसेंटली आया ही है, तो ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता अभी हमें मिल रही है। इसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसलिए ये चीज़ें डिमांडिंग है, अभी ये चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं कि आपको अपने आने वाले पार्टनर का एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। वो कहते हैं ना, कई तो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट पे होने लग गई हैं। एक मूवी आई थी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, उन्होंने कहा कि हम 1 साल तक एक दूसरे को देखेंगे, अगर हमें सही लगा तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हिडन है, बट अब सामने आती जा रही हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो पार्ट अभी हम कह रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मैरिज काउंसलिंग।
अपने पार्टनर को शादी से पहले पूरा समझ लो, जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो। यहाँ तक ठीक है, लेकिन लोगों के अगर समझ में ये चीज़ें नहीं आई, अगर इनके सिम्टम्स उनको पता नहीं चले, तो मान लीजिए अगर कोई बार बार डिप्रेशन में जा रहा है, बार बार एंजाइटी हो रही है, कुछ बार बार मतलब ये चीज़ें हो रही है, और उसको ऐसे लगने लगे यार मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, मेरे बार बार डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो अगर वो सिम्टम्स नहीं समझ पाया तो ये डिवोर्स का तो रीज़न आप नहीं ये हो जाएगा? बताओ, उसने पहली शादी तो कर ली, हाँ। दूसरी भी कर लेगा, उसमें भी होगा, क्या गारंटी है दूसरी शादी में नहीं होगा? सिम्टम्स अगर नहीं पता हो तो सिम्टम्स पता नहीं हो, पर अगर रूट कॉज पे नहीं जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज पे नहीं जाओगे, वो ठीक कैसे होगा? भाई बहुत जगह ये सुनने को मिलता है यार, शादी से पहले मैं बढ़िया रहता था, शादी के बाद में मैं तो डिप्रेशन में रहता हूँ। तो शादी को रीज़न ना दे दे। हाँ, शादी एक रीज़न नहीं है, कमिटमेंट है। तो उस कमिटमेंट को लेने के लिए आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये जिम्मेदारी मेरे पे आ रही है। आप बचकाना जैसे नहीं रह सकते हो, आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा कि भाई अब मैं मेच्योरिटी से मुझे हैंडल करना है। पहले वाली बात नहीं कि मैं अपनी फ्रेंड को घुमान ले गया, ठीक है वो किसी के साथ भी चली गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या वाइफ को अपन थोड़ा भेज सकते हैं किसी और के साथ भी चली जा? तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबल चीज़ें आने लगी हैं, तो हमें उसको पहले समझना ज़रूरी है। हम वही चीज़ें नहीं सोच सकते, पापा मम्मी तो घर पे ही रहते थे, मम्मी तो हाउसवाइफ थी। अब तो नहीं है ऐसा, अब तो दोनों वर्किंग होते हैं। तो यहाँ फ़र्क आने लगा है कि पहले के और अब के ज़माने में। अब अगर वर्किंग है लेडी तो वो जेंट्स से भी बात करेगी, जेंट्स तो बात करते ही थे लेडीज़ से, अब वो सामने देखेंगे कि लेडीज़ के जैसे जेंट्स बात भी कर रहे हैं लेडीज़ से, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों को ऐसे ना प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो कई चीज़ें ना बदल रही हैं, समय के अनुसार हर चीज़ बदल रही है। मैम आप मुझे बताइए ना, आप कैसे बिना मेडिसिन्स के कैसे ट्रीट करती है, थेरेपी हीलिंग के थ्रू? आपकी कौन सी टेक्निक्स है जो आपने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है? देखिए, हम विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर रहे हैं, उसमें हम आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करते हैं, आपका अवचेतन मन है उस पे वर्क करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी 25 की हूँ, मुझे डिप्रेशन है, एनजाइटी है, उसके जब रूट कॉज पे जाते हैं कि 4 साल पहले मम्मी ने मुझे चॉकलेट नहीं दी थी, तब का मुझे अभी तक इशू है, तब से मैंने मम्मी से दूरियां बना ली हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके स्टोर होती रहती है और आपको कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होती है। और तो हम वही चीज़ है कि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं, आपके अवचेतन मन पे काम कर रहे हैं कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें चल रही है, उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास 50+ थेरेपीज़ हैं, ये विदाउट मेडिसिन हैं सारी चीज़ें, कुछ भी हम थेरेपीज़ में अप्लाई करते हैं। उसमें हमारा मेन स्पेशलिटी रहती है हिप्नोसिस, जो अवचेतन मन पे हम काम करते हैं। आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो इश्यूज आ जाते हैं, ट्रॉमा है, किसी चीज़ का फोबिया है, आपको एंजाइटी कब क्रिएट हुई थी, उसका रूट कॉज क्या है, उस पे वर्क करते हैं। अगर हम रूट कॉज पे वर्क करेंगे ना, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में सबको आती है, किसी को जल्दी आती है, किसी को बाद में आती है। अगर आपने उसकी स्टडी कर ली, आपने अपने ब्रेन की, माइंड की स्टडी कर ली, तो आप उसको डील कर सकते हो इजीली। ये नहीं कि आपको दिनों लग रहे हैं, महीनों लग रहे हैं, या साइकेट्रिस्ट के पास जाके आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क ही नहीं पता है। अच्छा, क्या फ़र्क होता है दोनों में? मतलब मेनली मेरे को क्या जहाँ तक आपको पता है? हाँ नॉर्मली पता है। क्या? वो एक दवाई दे के ट्रीट हाँ। करते रहे, एक बिना दवाई। पर आप सोचो, ये तो आपको पता है। कई लोग जो मेरे पास आते हैं ना, पता है क्या कहते हैं? मैम एक दवाई तो लिख दो, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पता है कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है और साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। तो यही साइकेट्रिस्ट क्या है, मेडिसिन से आपको ट्रीट कर रहे हैं, और हम साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको रियल फेस से लड़ना बता रहे हैं। एंजाइटी का क्या रूल है, फाइट या फ्लाइट। हम आपको फाइट करना सिखा रहे हैं, फ्लाइट करना नहीं। प्रॉब्लम से लड़ना कैसे है, उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना वो ज़रूरी है, क्योंकि दवाई से तो आप सो रहे हो, आपका माइंड बंद हो रहा है, प्रॉब्लम तो एज इट इज़ रहेगी ना। आप जितना अपनी प्रॉब्लम से, अपनी एंजाइटी से लड़ोगे, उतना आप आगे बढ़ सकते हो। तो हम थ्रू थेरेपीज़ हम यही चीज़ें करवाते हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम से लड़ना है, सॉल्यूशन मांगना है। डर लगेगा क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स है ना दिमाग से आई है, तो दिमाग से ही जाएंगी। तो हम लड़ना सिखाते हैं। अभी जो मेरा UN रिकॉर्ड पे हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे, उसमें हमने 18,000 करीब पेशेंट्स हील करे हैं विदाउट मेडिसिन्स।
उसमें हमने मेडिसिन का यूज़ नहीं किया है, और सबकी सक्सेस रेट कहेंगे हम 92% रही है। 92 पॉइंट, हाँ। तो वो रही है, और हम इस तरह से और चाहते हैं कि अवेयरनेस सब में आए कि आप ठीक हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ लोगे, हम कोई पागलों के डॉक्टर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अरे तू कहाँ जा रहा है, ये तो पागलों के डॉक्टर है। नहीं, अब मेंटल हीलिंग का टाइम आ गया है। हर घर में हर इंसान को साइकोलॉजिस्ट की नीड है। आपको एग्जैक्टली अपने माइंड को समझना पड़ेगा कि आपका माइंड हैप्पी कैसे रह सकता है। सबको खुश रहना है यार। आप दुखी रहोगे तो भी बिजली का बिल आना है, खुश रहोगे तो भी बिजली का बिल आना है। तो क्यों ना हम खुश रहें। सही है। अपने आप को अगर आप प्रॉपर समझ लोगे कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो उसके रीज़न क्या हैं, वो आप समझ लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपने जो भी थेरेपी के बारे में बताया उससे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें अब ज़रूरी हो गई है, लाइफ का एक पार्ट हो गया है, वो ज़रूरी है, वरना आप ये चीज़ें सहन नहीं कर पाओगे, नहीं ये आपको समझ आएगी, फिर घर में झगड़े चालू हो जाएंगे अगर इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं हुआ तो। बच्चों को जैसे बचपन से सिखाया जाता है कि आपको मजबूत रहना है, फीलिंग पे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये स्कूल से, कॉलेज से ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के बारे में, मेडिटेशन के बारे में या थेरेपी और हीलिंग के बारे में अलग से एक पार्ट ऑफ एजुकेशन अपन को लेके चलना चाहिए? गवर्नमेंट इस पे अगर चाहे तो ये चीज़ें बचपन से सिखाना चालू कर दे, भाई कैसे अपन आपको रेडी रखना है, कैसे तैयार करना है, एंजाइटी से कैसे बचना है या डिप्रेशन से कैसे निकलना है, तो एक एजुकेशन का पार्ट भी होके किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने ये जो क्वेश्चन किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें समझना ज़रूरी है। सोसाइटी को, गवर्नमेंट को ये समझना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, स्पेशली मेंस की। जैसे कहते हैं ना, मेल डोमिनेट हमारी सोसाइटी है, तो मेल हेल्पिंग भी होनी चाहिए। हमें शुरू से ही, बचपन से हमें एजुकेट करना ज़रूरी है मेल्स को कि आप भी रो सकते हो, अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो अंदर ही अंदर शुरू से रखते आ रहे हैं, तो माइंड में ये चीज़ें नहीं रखनी है। ओपन हो, हंसो, बोलो, जो बातें आ रही है मन में वो कहो, जिससे हम हैप्पी रह सके। हमारी सोसाइटी हैप्पी रहनी ज़रूरी है। मेंस भी हमारे हैप्पी रहें, उनकी फीलिंग्स भी एक्सप्रेसिव रहे, कभी कहीं भी वो अपने आप को दबा हुआ ना महसूस करें। सब कुछ हो सकता है, पर हमें कंट्री वाइज ये सोचना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ पे, मेंस हेल्थ पे, मेंस डिप्रेशन पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसके लिए हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है, और सबको ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। हमारी सोसाइटी को मेंस डोमिनेट नहीं होना है, उसे टर्न करना है, मेंस फेवरिंग होना है। मेंस के लिए भी सोचना ज़रूरी है, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें मेंस डिप्रेशन पे ज़रूर सोचना चाहिए, और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना बहुत ज़रूरी है। तो मैम ये पॉडकास्ट एंडिंग की ओर है, तो जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो उनको आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिनसे उनकी लाइफ में और एक अलग सी जान आ जाए? वो जो चीज़ों से जूझ रहे हैं, मेरे हिसाब से जो भी देख रहे हैं उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का शिकार तो वो हो रखे हैं, तो वो कैसे निकल सकते हैं इस चीज़ों से? तो क्या एक ऐसा कोई रामबाण इलाज है इन चीज़ों का? इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप एक्सप्रेसिव होइए, अपनी फैमिली को बताइए। फ्रेंड्स को नहीं बताना है, इट्स ओके, बट अपनी फैमिली को बताइए। फैमिली को भी नहीं बता पा रहे हैं तो डायरी में ज़रूर लिखिए, और फिर भी हेल्प नहीं हो रही है तो हम हैं ही। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही रिलेटेबल है। आपको लगेगा यार ये तो मेरी बात कर रहे हैं आज, मतलब आप देख रहे हो, लेकिन ऐसे लगेगा कि यार ये तो मेरी बातें हो रही है, मैं जूझ रहा हूँ इन चीज़ों से। तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिली है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। भाई ये भी चीज़ें होती है मेंस की लाइफ में। मेंस को हमेशा मजबूत नहीं बना होता है, मेंस को रोना भी पड़ता है, रोना भी चाहिए। ये नहीं होता मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है, वो आप ही समझ रहे हो, जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ही है, आपने चीज़ों को समझा तो इन चीज़ों से निकल सकते हो। आप एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हो तो इन चीज़ों से निकल सकते हो, ये थेरेपी, हीलिंग के थ्रू। तो मैम से अगर आपको कनेक्ट करना है तो नीचे सोशल मीडिया की लिंक्स आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप इनसे टच में रह सकते हैं। ये वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, साउंड हीलिंग वगैरह, बहुत सारी टाइप की थेरेपीज होती है जो बिना मेडिसिन के आप रेडी हो सकते हो। तो अपनी जो लाइफ की जो ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, वो चीज़ें आप जी सकते हो। वो हो सकता है बिना किसी
मेडिसिन्स के। तो सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको मिल जाएगी जहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अगर आपको लगता है यार ये चीज़ें वो जूझ रहा है इन चीज़ों से, तो उनको आप ज़रूर शेयर करना ताकि उनको पता चले यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और मैम आप बताइए आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है YT महिंद्रा पे आके, बहुत ही अच्छा लगा है। सब टीम बहुत अच्छी कोऑपरेटिव है और बहुत फ़नी वे में हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा कि हम बहुत उसमें पॉडकास्ट में ऐसे आए, बट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा। वेलकम। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए। आने वाले जो हम नेक्स्ट एपिसोड रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर किसी भी टाइप की आपको नया कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम, जय भारत।